सो हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि बायोट-सेवर्ट लॉ किस चीज़ को बताता है और इसके बेसिक्स क्या थे। 2 मिनट लगेंगे, बस जान लेते हैं। सो बायोट-सेवर्ट लॉ चैप्टर क्लास 12 चैप्टर 4 का सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल लॉ। और अगर जो चैप्टर 1 में आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो लाइक जितनी इंपॉर्टेंस कूलम्ब्स लॉ की है चैप्टर 1 में, उतनी इंपॉर्टेंट बायोट-सेवर्ट लॉ की है चैप्टर 4 में मैग्नेटिज्म में। ओके, तो बायोट-सेवर्ट लॉ टू साइंटिस्ट मिलके, टू फ्रेंच फिजिसिस्ट जीन बप्तीस्ते बायोट और फेलिक्स सावर्ट, इन दोनों लोग ने मिलके 1862 में डिस्कवर किया था। और ये लॉ बताता क्या है? सो बेसिकली ये लॉ क्या आपका बताता है कि अगर मेरे पास कोई करंट कैरिंग वायर है जो कि इनफाइनेटली लॉन्ग है, मान लीजिए मेरी ये करंट कैरिंग वायर है। ओके, ये इनफाइनाइट से आ रही है कहीं, अरे इनफाइनाइट से मान लीजिए अगर मैंने एक पॉइंट सपोज कर लिया, पॉइंट पे यहाँ पे, तो और इसमें करंट जा रही है आई, इसमें आई करंट जा रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि इस वायर से जो करंट जा रही है तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट पी पे कितनी होगी, लाइक इस पॉइंट पी पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला देने के लिए बायोट-सेवर्ट लॉ निकाला गया। तो जान लेते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ है क्या। तो पहले इसका डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ये तो हो गई अपनी वायर, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये अपना पी पॉइंट हो गया, ये अपना ओ पॉइंट हो गया, ये एंगल हो गया थीटा डिग्री, थीटा डिग्री मान लेते हैं एंगल को। इसके बाद यहाँ पे एक लेंथ वेक्टर डीएल सपोज कर लेते हैं। और एक जगह आप लोग नोट कर लीजिए कि ये हो गया मेरा डीएल लेंथ वेक्टर। ओके, लेंथ एलिमेंट कि मतलब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। अब ये भाई तू क्यों गिरता है, हाँ, तो अब अपना ये एक बात नोट कर दीजिए कि जो अपना डीएल का डायरेक्शन होगा लेंथ वेक्टर का, वो हमेशा करंट के ही डायरेक्शन होगा। अभी मेरी करंट ऊपर जा रही है तो मेरा डीएल का जो डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अपर होगा। अगर यही मेरी करंट ऊपर से नीचे आ रही होती तो ये लोअर होता, वो डीएल की डायरेक्शन भी नीचे होती। ठीक है, ये अपना हो गया फिगर। अब आते हैं कि बायोट-सेवर्ट लॉ कहता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। मतलब जब वो लोग एक्सपेरिमेंट किए, जब लॉ को परफॉर्म किए, तो उन्होंने पाया कि करंट के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और आते हैं जो हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन थीटा के, मतलब ये हमारा आर है यहाँ पे, भाई ये हम लोग का आर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो जो लेंथ वेक्टर और आर के बीच का जो एंगल बन रहा है ना, उस एंगल के साइन थीटा की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब आते हैं जो हम लोग का बी है वो डीएल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हम लोग की लेंथ वेक्टर है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद हम लोग का जो ये जो है बी है वो, यहाँ थोड़ी सी मजेदार बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, मतलब जो इसके बीच की डिस्टेंस है पॉइंट ओ और पी के बीच की, उसके इनवर्स, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब अगर इन तीनों को हम लोग कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली हम कह सकते हैं कि बी जो है हमारा वो आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब अपने को ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है और यहाँ पे लाना है इक्वल टू का साइन। तो उसके लिए क्या है, कांस्टेंट लगा देते हैं सिंपली। तो अरे यार, तो जो हमारा b है वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला बनता है। और ये क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये क्या है भाई, ये है अपना के, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका रियल नेम क्या होता है ना, के का रियल नेम होता है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जब आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था तब आपने एक ऐसा ही था 1/4πε0 प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको हम लोग वहां पे क्या बोले थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सॉरी, यहां पे है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में ये गलती होती है कि परमिटिविटी की जगह परमिएबिलिटी लिखा जाता है और परमिएबिलिटी की जगह परमिटिविटी लिखा जाता है। तो इसको याद करने का सिंपल सा फंडा है, चैप्टर कौन सा, मैग्नेटिज्म, मैग, यहां से आ गया परमिएबिलिटी, दोनों में एम एम आ रहा है। अब ये गंदी सी ट्रिक है, ये मैं ही यूज करता हूं लेकिन यूजफुल है, कि ये अपना मैग्नेटिज्म में एम वाला यानी परमिएबिलिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक में परमिटिविटी। तो ये एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए। के की वैल्यू कितनी होती है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻7 के इक्वल होती है, ये आपकी इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। और अब ये तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, यही आपका फॉर्मूला है, ये जो है ना अपने पास, ये अपनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। मतलब कि इस करंट कैरिंग वायर से की वजह से इस पॉइंट P पे जब आप मेजर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो वो इतना आएगा, कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इतना नोट कर लीजिए। अब हमको मालूम है कि ये जो हम लोग का बायोट-सावर्त लॉ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म होगा, इसकी डायरेक्शन होगी, तो वो भी फाइंड करते हैं, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर वो भी फाइंड करते हैं। तो हम लोग को B बराबर मिला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इतना मिला था। अब यहां पे आपको क्या करना है कि, ओ भाई गुस्सा मान गया मार्कर, हाँ, तो अब क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में r से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा मैंने क्यों किया, r से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा क्यों किया, आपको मालूम होगा, ये देखिए यहाँ पे dl r साइन थीटा, dl r साइन थीटा, ये क्या बन रहा है, ये dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का वो क्रॉस प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में ले लिए, हो जाएगा dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन ये आर स्क्वायर, ये आर क्यूब हो गया, आर क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, यही हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म। अब आपको मैं बता देता हूं, ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आई होप आपको मालूम ही होगा कि अगर मान लीजिए ये मेरा, यही ले लेते हैं, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू होती है डीएल का मैग्नीट्यूड इनटू आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, ये आपको मालूम होगा, क्लास 11 से पढ़ा जा रहा है। ये हो गई अपनी बी। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है ये छोटे से एलिमेंट की वजह से, डीएल एलिमेंट की वजह से, तो जो हम लोग की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, ये भी डीबी होगी, डीबी सॉरी,
पीछे भी उसको सही कर लीजिएगा, बस डी लगा दीजिएगा आगे, क्योंकि अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया ना, ये बी तो क्या होगी, बी पूरे वायर की वजह से होगी, यहाँ तो हम छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बस डी बी होगी। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म, ये आपको मिल गया आपके मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म, ओके। अब हमें निकालना है कि इस पॉइंट बी पे डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल में आपको क्या करना है कि अपने थंब को, अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में या डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम ही होगी, तो उसकी डायरेक्शन में रखिए, ये मैंने रखा, ओके। और अपनी फिंगर को जो आपका पॉइंट है जहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी यहाँ पे पॉइंट पी, उसकी ओर बेंड कीजिए, ये मैंने रखा, और उसके बाद बेंड कीजिए, दिख रहा है ये कहाँ जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। अंदर जाने के लिए हम कौन से साइन को मतलब डिनोट करते हैं, किस साइन से, गोले के अंदर क्रॉस। एक बार और दिखाता हूँ, इधर से ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये मैंने रखा करंट की डायरेक्शन में, ये मैंने अपने हाथ को घुमाया, ये करंट के, ये देखिए हाँ करंट की डायरेक्शन में। अब जिधर आपका पॉइंट है यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उधर अपनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उधर अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए, राइट हैंड की, ये मैंने कर्ल किया, कर्ल किया, कर्ल किया, कर्ल किया, कर्ल किया, और ये घुस गया बोर्ड के अंदर, तो ये हो गया यहाँ पे क्रॉस। वही अगर मेरी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये अगर नीचे, सॉरी ये जो करंट है मेरा नीचे की ओर जा रहा होता, तो डायरेक्शन ये होती, उस टाइम पे जो हम लोग की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बाहर होती, आउटवर्ड द बोर्ड, यानी आपके स्क्रीन के बाहर। तो तब कैसे होता है, ये देखिए, तब मेरी करंट ऐसे नीचे जा रही होती, तब मेरी फिंगर्स ऐसे बेंड होती, बेंड होती, बेंड होती। सपोज कर लीजिए कि बोर्ड के अंदर जा रही है, ऑब्वियसली मैं बोर्ड के अंदर हाथ को तो डाल नहीं सकता हूँ, तो ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे अंदर से आके पॉइंट पी से बाहर निकलेगी, तब उस केस में होता है कि मतलब आउटवर्ड हो रहा है, पर अभी तो इनवर्ड हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये वाला जो फॉर्मूला मिला था मैग्नीट्यूड वाला, वहां पे यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा था, तो थीटा की मतलब ये किसी एक जनरल एंगल के लिए, केस तो कई हो सकते हैं, मैं पॉइंट पी को कहीं भी रख दूं, या तो मैं इस वायर पे ही रख दूं करंट की ही डायरेक्शन में, या मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में वायर पे ही रख दूं, या मैं 90 डिग्री पे रख दूं। तो अब छोटे मोटे दो छोटे छोटे केस हैं जिसको भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ईजी है एकदम, मतलब एकदम बाबू वाले केस। तो आइए वो केस भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्यों बेटा, सॉरी हाँ, तो केस 1, when theta is your 0 degrees or 180 degrees or 360 and so on। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम लोग का साइन थीटा की वैल्यू यहां पे क्या होगी, साइन 0 कितना होता है, 0, सॉरी यहाँ डिग्रीज होंगी, साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 360 0, साइन 720 0, यानी साइन इनटू एन पाई क्या है, पाई 180 डिग्री कोई कहते हैं रेडियंस में, तो एन पाई, एन वहां पे आपके रियल इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ नेचुरल नंबर, सॉरी मिस्टेक हो गई, हाँ। तो साइन थीटा एन पाई पे, जहाँ पे एन आपके इंटीजर्स हो, वहां पे हमेशा होती है 0। यहाँ पे भी साइन थीटा है, साइन 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज जो हम लोग का बी बनेगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। अब 0 से आप दुनिया भर की चीज भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या देगा, 0 ही देगा, तो बी इस केस में 0 आएगा। या फिर आप कह सकते हैं इस केस को केस ऑफ मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, मिनिमम इन द सेंस कि अगर आप वायर पे ही रख दोगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, कोई नहीं आएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। इसका एक और एग्जांपल आपको मिल जाएगा क्लास 10th में जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़े थे, तो उसमें एक और स्टेट का एक्सपेरिमेंट था जो कि ये बताया था कि जब कभी भी एक करंट कैरिंग वायर पे
किसी कंपास को परपेंडिकुलर रखते हैं तो उसमें किसी भी करंट कैरिंग वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो कैसे ओरिएंटेड बताए थे, कंपास रखे थे। तो आपको याद होगा कि जब वो कंपास को एकदम करंट के ऊपर ही रख देते थे, करंट की ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था। बट जब उनका कंपास परपेंडिकुलर हो गया करंट की डायरेक्शन के, तब नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया। तो ये वही केस है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये मेरी वायर है, ये तो मेरा जो पॉइंट P है ना, ये मेरी वायर है, ये मेरा DL यहाँ पे हो गया आपका DL, ये मेरा पॉइंट हो गया। तो अब की बार मैंने पॉइंट P इधर कहीं नहीं रखा है, मैंने यही रख दिया पॉइंट P। लो ये हो गया मेरा पॉइंट P और ये मेरा हो गया R। मतलब ये मेरी जा रही है करंट। हाँ, मतलब कि अगर करंट की डायरेक्शन में रख दोगे या फिर सिंपल भाषा में अगर उसके वायर पे ही रख दोगे तो तुमको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलने वाली है। ठीक है, ये हो गया। केस 2 देख लेते हैं। केस 2 के लिए थोड़ी जगह बना ली जाए। नोट कर लिया है? ओके। तो केस 2 क्या है अपना? अगर हम बोलें कि हम मैग्नेटिक फील्ड को इस बार, थीटा को इस बार हम रखते हैं 90 डिग्री, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस बार क्या होगी? तो 90 डिग्री है, मतलब कि जो अपना वायर था वो कुछ ऐसा आया, ऐसा ये गया इन्फिनिटी, ये भी गया अपने मौसी के घर इन्फिनिटी, और ये जो अपना पॉइंट हो गया यहाँ पे है, और जो अपना O पॉइंट है वो भी यहीं पे है। तो ये ऐसे सीधा सीधा सीधा। अब DL वेक्टर तो होता है बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। आपको मालूम ही है डिफरेंशिएशन से DL कितना छोटा होता है। तो यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री, ये अपना हो गया DL, ये जा रही है करंट, ये चुपचाप यहाँ से करंट निकल दी, ये हो गया अपना पॉइंट P। इस केस में अगर देखा जाए तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1, जो कि होती है मैक्सिमम। तो B की वैल्यू जो आएगी वो असल में होगी B मैक्स। इस पर्टिकुलर केस में अगर आपका करंट कांस्टेंट है, अगर आपकी करंट कांस्टेंट है तो B की वैल्यू 90 डिग्री थीटा होने पे होगी B मैक्स। उससे अधिक वैल्यू आप नहीं बना सकते हैं, मैक्स केस है यहाँ पे। सॉरी, करंट बोला मैं, उससे अधिक आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आप करंट को इंक्रीज कर दें। तो B मैक्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 91 था, तो यहाँ पे आ गया आपका इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर, देयरफॉर B मैक्स, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, चलो ब्लैक से लिख देता हूं। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को K हम लोग लिख सकते हैं ना, K लिख दिया, आइडियल अपॉन R स्क्वायर। इस चीज को अपना खोपड़ी खोलो, उसके अंदर डालो और खोपड़ी को ताला लगा के चाबी को फेंक दो कुएं में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो अपना एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है एमसीक्यू पैटर्न पे। तो एमसीक्यू पैटर्न में सिंपली आपको पूछ देगा कि अगर आपकी एक वायर है, उसके अंदर से एक करंट जा रही है, तो उसके एक डीएल एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P जो कि 90 डिग्री पे प्लेस है डीएल एलिमेंट से, उस पे कितना करंट लगेगा। या फिर आपको ऐसे पूछ देगा कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसके करंट कैरिंग वायर है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट O है उस वायर पे, और उस पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट पे मैक्सिमम B कितने डिग्री पे लगेगा या मैक्सिमम B कितना लगेगा, उसका फॉर्मूला बताओ। तो सिंपली तुमको देखना है ऑप्शन, अब मार देना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन R स्क्वायर, काम खत्म, पैसा हजम। ऐसे ही आपका, और पहला वाला केस था वो क्या था वो भी लिख देता हूं यहीं पे कि B मिनिमम इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब आपका थीटा होता है 0। ये कब होगा? जब आपका थीटा होता है 90। अंडरस्टूड? तो भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, ये था आपका बायोट-सेवर्ट लॉ। ये खत्म हो गया, इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। इसके बाद बचते हैं इसके एप्लीकेशंस।
तो एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको नोट करो, घर जाओ, समोसे खाओ, छोले खाओ, मौज करो। चलो बाय बाय।